नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम एक स्पेशल क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि लेक्चर नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ का। 100 ट्रिकी क्वेश्चंस की ये लेक्चर सीरीज़ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 को, उसके बाद जैसे कि हम अब तक करते हैं उसमें क्या कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। A steel bolt dia 10 mm passes through a brass tube। ट्यूब और बोल्ट का क्वेश्चन है, बड़ा फेमस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हमें पता है, बट मैं फिर भी यहाँ पर बना देता हूँ। बीच में ये बोल्ट है, ये स्टील का बोल्ट है। ये इसको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर अब नट लगाना है। नट से इसको टाइटेंड किया गया है। डायमीटर दिया है ट्यूब का, इंटरनल और आउटर, और इसका भी डायमीटर दिया है स्टील रोड का। टाइटेंड किया गया सच दैट द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 1.5 mm। मतलब नेट जो डिफ्लेक्शन कह सकते हैं ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ बोल्ट 1.5 mm दिया है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में, इफ द टेम्परेचर ऑफ द असेंबली इज रेज्ड बाय 40 डिग्री, 40 डिग्री का मतलब इंक्रीज़ किया अगर हमने इसमें, ओके, तो एक्सियल स्ट्रेस, नेट एक्सियल स्ट्रेस निकालनी है बोल्ट में। लेंथ दी है, अब उसकी लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया है, एंड आफ्टर दैट ई की वैल्यू, यंग्स मॉडुलस भी दिया है इसमें, दोनों का अल्फ़ा की वैल्यू भी दी है हमें, ओके। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको एरिया ऑफ स्टील निकाल दे, स्टील का जो बोल्ट है उसका एरिया निकाल दीजिए, और इसी तरह से एरिया ऑफ ब्रास की ट्यूब का निकाल देते हैं। सो वो क्या रहने वाला है, π/4 d²। एरिया ऑफ स्टील में निकाल देता हूँ, दैट विल बी π/4 इंटू ds²। वो 10 mm दिया है, सो उसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करके 78.53 mm²। इसी तरह से ब्रास की जो ट्यूब है उसका भी एरिया हम निकाल देंगे, ठीक है। ये 25 दिया है और ये 15 दिया है। यहाँ से सॉल्व करके ये वैल्यू आती है 314.5 mm², ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ टाइटनिंग अ बोल्ट, मतलब अब जब हमने से टाइटेंड किया, इफेक्ट उसका निकालते हैं, फिर टेम्परेचर वाले का देखते हैं। क्या, जब हमने इसको टाइटेंड किया, इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, टोटल कंप्रेशन फोर्स इक्वल्स टू टोटल, ये हमें पता है, टोटल कंप्रेशन फोर्स इक्वल्स टू टोटल एक्सटेंशन फोर्स या टेंसाइल फोर्स। अब कंप्रेशन किस में लग रहा है, ब्रास में लग रहा है, ऑब्वियसली है ना, ब्रास ट्यूब में। तो कितना लग रहा है, कितना लगेगा ट्यूब में फोर्स की वैल्यू, स्ट्रेस मान लेते हैं σb1 इंटू AB बराबर एक्सटेंशन सिग्मा एस, इसको मैं σs1 मान लेता हूँ इंटू AS। तो AB और AS आपने निकाल रखा है, तो यहाँ से इसमें इक्वेशन आ जाएगी, और ऑलरेडी इसमें ये वैल्यू निकाल रखी है आपने, ये निकाल रखी है। तो यहाँ से सॉल्व करके जो आपकी σs1 की वैल्यू आती है वो आती है 4 σb1। इसको आप एक इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें पता है कि जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लगाएंगे कि जो नेट डिफ्लेक्शन इसने क्या कहा कि वो है 1.5 mm। अब इसको कैसे समझना है कि हमें पता है कि जो टोटल एक्सियल मूवमेंट होता है नट का, है ना, वो किसके बराबर होता है, एलोंगेशन जो स्टील बोल्ट में हुआ प्लस
प्लस जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ ब्रास ट्यूब में, यही आने वाला है। ठीक है, तो इसने तो इस बार हमें फ़ायदा हो गया कि हमें डायरेक्ट इसने दे दिया, तो इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं। वो चीज़ भी मैं इसको साइड में रख के इसको कर देता हूँ कि जो इसने बताया कि जो टोटल एक्सियल मूवमेंट ऑफ नट है वो क्या होता है, टोटल वो किसके बराबर आने वाला है, टोटल एक्सियल मूवमेंट ऑफ द नट वो आने वाला है एलोंगेशन ऑफ स्टील बोल्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रास ट्यूब। दोनों का आने वाला है। ये तो मेरे को 1.5 mm दिया है और ये क्या आने वाला है, सिग्मा एस इंटू एल अपॉन ई एस प्लस सिग्मा बी एस 1 मान लेता हूँ ना। क्यों, हमें पता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया डिफ्लेक्शन का, पी एल अपॉन ए, पी अपॉन ए को मैंने स्ट्रेस लिख दिया, सबको पता है ये वाली बात भी है ना। तो यहाँ से वैल्यू एल की वैल्यू 1500 दी है दोनों के लिए, दोनों की ई की वैल्यू दी है, तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनती है सिग्मा S1 प्लस 2 सिग्मा B1 बराबर कितना आता है, 200 आता है यहाँ से। और ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ से हमारे पास जो सिग्मा B1 की वैल्यू आती है वो आती है 33.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो सिग्मा S1 की वैल्यू आती है इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वो आती है 133.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो हमारी इक्वेशन है ये सिर्फ टाइटनिंग, इफेक्ट ऑफ टाइटनिंग जो हमने किया नट को उसके हिसाब से आई। अब दूसरा जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज, हम देखते हैं टेम्परेचर राइज से क्या फ़र्क आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। अब हम सॉरी, तो टेम्परेचर राइज है वो कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमें पता है कि जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है, जैसे अब अल्फ़ा ऑफ ब्रास इसने दिया है, ठीक है, वो अभी मैं बताता हूँ। अल्फ़ा ऑफ ब्रास ज़्यादा है ऑब्वियसली, और अल्फ़ा ये आई थिंक 20 दिया है इंटू 10 की पावर -6, और ये दिया है 12 इंटू 10 की पावर -6 अल्फ़ा ऑफ स्टील। तो ऑब्वियसली इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊँ, जब ये खींचेगा, अगर ऐसे है कोई चीज़, तो जब ये ज़्यादा खींचने वाला है, ये थोड़ा सा कम खींचता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए इसमें तो एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये इस तरह से मैं इसको बना सकता हूँ स्टील, और इसके अंदर क्या रहता है, कंप्रेशन रहता है। अंदर क्या डेवलप होता है, कंप्रेशन होता है, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में करने के लिए तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन होगा और इसके अंदर क्या रहेगा, कंप्रेशन होगा इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए। क्लियर। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेस इसके लिए जो टेम्परेचर राइज से डेवलप हो रही है वो है सिग्मा B2, और इसमें क्या हो रही है, सिग्मा S2। S1 S2 नहीं लेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहली बात, क्योंकि बाहर से कोई टेम्परेचर नहीं लग रहा है, सो फोर्स के ऊपर अगर हम डिसाइड करें इसमें कि जो हमने पढ़ा है कि फोर्सेस के अकॉर्डिंग कि जो टोटल टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा स्टील में, वही टोटल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा ब्रास ट्यूब में। ठीक है, टेंसाइल फोर्स तो क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो इक्विलिब्रियम में मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, सिग्मा S2 इंटू AS बराबर सिग्मा B2 इंटू A2। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन आने वाली है, इसी में सेम रिलेशन आएगी, क्योंकि AS और AB हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सिग्मा S2 बराबर 4 सिग्मा B2, ये रिलेशन हमने निकाल दी। अब दूसरी रिलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी रिलेशन में क्या है कि तो एक्चुअल एक्सटेंशन है कॉपर ट्यूब। अब एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, वही इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक्चुअल एक्सटेंशन, जो एक्चुअल एक्सटेंशन है हमारी किसकी, ब्रास की, क्योंकि अपनी किसी पोजीशन से तो ये ऑब्वियसली एक्सटेंड ही हुआ है ना, मतलब ये
इसको मैं डेल्टा मान देता हूँ। तो जो एक्चुअल एक्सटेंशन है, ठीक है, जो ब्रास ट्यूब की वही एक्चुअल एक्सटेंशन है कॉपर ट्यूब, सॉरी स्टील बोल्ट की। ये तो एक फिक्स पोजीशन पे है ना, तो इस पोजीशन पे लाने के लिए एक्चुअल एक्सटेंशन ब्रास ट्यूब की कैसे हुई होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्वियसली ये एक्सटेंड हुआ, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने में जा रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत होती है। इसको हटा देते हैं। अब क्या चीज़ मैंने बताई कि एक्चुअल एक्सटेंशन अगर ब्रास ट्यूब की बात मैं करूँ एल अल्फ़ा बी इंटू डेल्टा टी, और मैंने जैसे बताया था कि इसमें कुछ ना कुछ अब क्या होने वाला है, वहाँ से उस पोजीशन पे लाने के लिए कुछ ना कुछ कंप्रेशन होगा, ठीक है, जो मैंने डायग्राम से बताया उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, यही रहने वाली है। अभी स्टील में क्या रहेगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो एक्सटेंशन हुआ होगा प्लस, लेकिन उसको उस पोजीशन पे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ क्या हुआ था, एक्सटेंशन हुआ था। सो वो इसीलिए ये प्लस लिया गया है यहाँ पर। तो इसको इधर इधर करके अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा एस इंटू डेल्टा टी बराबर, ये 2 आएगा, ठीक है, अल्फ़ा एस टू एल अपॉन ई एस प्लस अल्फ़ा बी टू एल इंटू ई बी। ओके, तो यहाँ पर सब वैल्यूज़ अब हमें गिवन है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं गिवन है, सब वैल्यूज़ हमें गिवन है यहाँ से और वहाँ से, यानी कि इक्वेशन जो सॉल्व करके यहाँ से आती है वो आती है 4 सिग्मा बी टू प्लस सिग्मा एस टू, इसमें आता है सिग्मा एस टू इक्वल्स टू 56, पहले से निकाल के रखी है और वहाँ से हमने वो इक्वेशन भी निकाल रखी है। तो यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू जो आती है सिग्मा बी टू की वैल्यू 9.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑब्वियसली कंप्रेसिव लगती, तो इसमें कंप्रेसिव है, ठीक है। और सिग्मा एस टू क्या आने वाला है 37.33 न्यूटन पर टेंसाइल, सिग्मा एस टू। अब फाइनल स्ट्रेसेस अगर मेरे से कोई पूछता है फाइनल स्ट्रेसेस बताओ अंकित क्या होने वाली है, क्या बताएंगे? जो उस वाले केस में क्या आई थी, जो हमने उसमें निकाली टाइटनिंग वाले केस में, जो ब्रास वाले में 33.3 कंप्रेसिव लग रहा था, प्लस इसमें भी 9.33 कंप्रेसिव लग रहा है, तो नेट कितना हो गया हमारा यहाँ पर 42.66 हो गया कंप्रेसिव ब्रास में, ठीक है, ये फाइनल स्ट्रेस होगी। उसके बाद इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि स्टील रोड में, तो उसमें क्या रहेगा 133 वहाँ पर लग रहा था, प्लस यहाँ पर कितना लगा है 37.33, तो 170.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्टील में लग गया है, ठीक है। दोनों जुड़ेंगे इसलिए क्योंकि दोनों केस में इसमें टेंसाइल वैसे खींचने पे भी लग रहा है और टेम्परेचर राइज से भी हो रहा है, तो नेट जो हुआ है हमारा कंसेप्ट मैंने आपको मेनली इसमें बता दिया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है वो आइडिया बता दिया, आंसर तो आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ज़रूर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आप बड़े इजीली अब ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। एक्सियल मूवमेंट जो इसने डायरेक्ट 1.5 दे दिया था, वो पिच वगैरह के हेल्प से भी दे सकता था, वो भी आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। फॉर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर फाइंड द टेम्परेचर इंक्रीज अबव द एटमॉस्फेयर। कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए कि ये दोनों यहाँ पर ये जो गैप है 1.5 mm का, इसे मिल जाए, जस्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट। आल्सो फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन मैग्नीशियम बार। ऑब्वियसली जब इतना टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये कुछ ना कुछ अब आपस में टकराएंगी। 320 देखते हैं कि इससे फ़र्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा है, कि टकराएंगी तो दोनों में कुछ ना कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेस लगने वाली है। कितनी लगने वाली है, कैसे लगने वाली है, वो हम देखते हैं। अब मैं मान लेता हूँ टी टेम्परेचर हमने राइज़ किया, जब जस्ट ये दोनों बार्स जस्ट टच करेंगी, तो इतना पता है कि जो ब्रास में एक्सटेंशन होगा और कुछ मैग्नीशियम में होगा, वो कितना 0.15 mm। बस अब टेम्परेचर वाला सीन रहने वाला है। लेंथ ऑफ ब्रास, अल्फ़ा ऑफ ब्रास, डेल्टा टी हमें कितना करना है,
लेंथ ऑफ मैग्नीशियम, अल्फ़ा ऑफ मैग्नीशियम डेल्टा टी कितना करना है, 0.15 mm। दोनों की लेंथ दी है, ठीक है, और अल्फ़ा भी दोनों का दिया है, ब्रास का भी दिया है, ब्रास का 30 mm में ही रहने देते हैं, ठीक है। 10 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया। तो यहाँ से सॉल्व करके जो ये डेल्टा टी की वैल्यू आती है, टाइम बचाने के लिए बता दो, 166 डिग्री फ़ारेनहाइट आती है। इतना टेम्परेचर राइज़ करोगे जस्ट ये मीट करेगा। दूसरे पार्ट में इसने क्या कहा कि भाई तुम टेम्परेचर को 320 कर दे रहे हो, 320, यानी कि ऑब्वियसली अब ये यहाँ से टकराए, ये दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों में कंप्रेसिव स्ट्रेस लगने वाली है। एरिया ऑफ ब्रास की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो π/4 × 10²। एरिया ऑफ मैग्नीशियम π/4 × 15²। ये आने वाला है, ये 70 तो याद ही रह जाता है, ये रहेगा। और इसकी वैल्यू जो सॉल्व करके आएगी 176.71 mm² आएगी, ठीक है। सबसे पहली बात, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा, तो जो है जो ब्रास में डेवलप हो रहा होगा फोर्स, ठीक है, वही किस में होगा, इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग वही होगा मैग्नीशियम में। तो वहाँ से मैं सिग्मा m × AM बराबर सिग्मा b × AB, AB और AM आप निकाल चुके, तो यहाँ से सॉल्व करके सिग्मा b की जो वैल्यू आती है वो आती है 2.25 सिग्मा m इससे, ठीक है। और क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, अब कंपैटिबिलिटी की इक्वेशन लगानी है। कंपैटिबिलिटी की इक्वेशन में क्या है कि यार जो डिफरेंस है वो तो जो मतलब चेंज हो रहा है वो तो 1.5 mm है। अब क्योंकि ब्रास का जो अल्फ़ा है, ठीक है, ये 10 है और वो क्या है 15 है। अब ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि कैसे कैसे इक्वेशंस बनने वाली हैं। दोनों में हमें एक बात पता है कि दोनों खींचेंगे, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे 320, दोनों ये तो अल्फ़ा एल अल्फ़ा डेल्टा टी लिखेंगे, लेकिन दोनों में कंप्रेसिव स्ट्रेस लगने वाली है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में क्या है कि जो मैं अगर आपको बताऊं, डेल्टा बी प्लस डेल्टा एम बराबर 0.15। अब डेल्टा बी में देख लेते हैं, एल बी अल्फ़ा बी डेल्टा टी माइनस सिग्मा बी एल × ई बी। क्यों? कंप्रेसिव स्ट्रेस लगने वाली है। क्या मैग्नीशियम में टेंसाइल लग रही? नहीं, वो भी तो दबेगी ना। तो वो एल एम ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, दोनों में कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा बी और अल्फ़ा एम के रिलेशन में हमें अल्फ़ा एम पूछा था, तो हम अल्फ़ा बी को अल्फ़ा एम के टर्म्स में लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 2.25 अल्फ़ा एम कह रहा हूँ, सिग्मा एम, ठीक है। अच्छा, और कुछ ऐसा कि इसमें ना गिवन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ गिवन है। लेंथ दोनों की गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, टेम्परेचर कितना 320 डिग्री आपने किया है, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रास दिया है, ई ऑफ ब्रास दिया है, सब कुछ गिवन है। मतलब हमारे पास यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी सिग्मा एम की वैल्यू आप बड़े इजीली सॉल्व कर लोगे। 82.3 क्या रहेगी? 82.39 न्यूटन पर mm²। क्लियर? तो बहुत शानदार क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में यही नहीं कि आंख बंद करके यहाँ प्लस लिखना है माइनस लिखना, दिमाग लगाना है कि कैसा किस टाइप का है। स्टील और बोल्ट में था, या जब दो इस टाइप की कंपोजिट बार्स होती हैं तब होता है, तब अलग सीन है। एक ज़्यादा बढ़ेगा, एक कम बढ़ेगा, तो उसको इस कंपैटिबल पोजीशन में लाने के लिए एक को खींचना पड़ता है, एक को कंप्रेसिव करना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो आप डायग्राम से भी देख रहे थे कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये ओवरसी यहाँ इसको टकराएगी, ये इसको टकराएगी, है ना। तो आपस में जब दबेंगे दोनों में कंप्रेसिव फोर्स लगने वाली है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। इसमें मैं आपको हिंट दूंगा, बस करना आपने खुद है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम का क्वेश्चन है। इस डायग्राम का देखिए, सबसे पहले तो मैं यहीं पर कर देता हूँ कि आर ए और आर बी
आर ए प्लस आर बी क्या रहेगा, 0। यहाँ पर ये समझ में आता है। और इस पॉइंट पे मोमेंट ले लेता हूँ मैं, तो क्या रहेगा, आर ए इंटू एल प्लस एम नॉट प्लस 2m0 बराबर 0। तो आर ए की वैल्यू क्या रहेगी, -3m0/l। और यहाँ से आर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 3m0/l। तो अगर मैं इस डायग्राम को अच्छे से बनाऊँ और आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो क्या रहने वाला है, जैसे साइन कन्वेंशन है वैसे ही बना देते हैं, है ना। तो ये 3m0/l आ गया, और ये क्या आ गया, 3m0/l। बट ऑब्वियसली अगर मैं ऐसे ऊपर को लूँगा तो नेगेटिव लेना पड़ता। तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम है मैं यही बता देता हूँ। अगर प्लस का जो मैंने बताया हुआ है ऐसे लेते हैं, मतलब राइट साइड में नीचे की साइड लग रहा होगा तब पॉजिटिव लेंगे, लेकिन ये ऊपर की साइड लग रहा तो नेगेटिव लेंगे, लाइन नीचे लेंगे इसको, ठीक है। ये जो लेंगे ये नेगेटिव लेंगे नीचे की साइड। अब यहाँ से यहाँ तक तो कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा, तो ये रहेगा, उसके ये सीधा बन जाएगा ना, टेढ़ा बन रहा है। अच्छा अब देखिए, लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली ऊपर की साइड लगना चाहिए, लेकिन ये लग रहा किधर, नीचे की साइड, तो ये नेगेटिव ही रहना है वैसे भी, है ना। तो यानी कि ये जो डायग्राम बना हमारा, ये शेयर फोर्स डायग्राम है। नेगेटिव साइन के साथ, क्लियर। तो ये तो था शेयर फोर्स डायग्राम। अब जल्दी से मैं थोड़ा सा आपको बेंडिंग मोमेंट का भी बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये ए पॉइंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्स डिस्टेंस मान के मानता हूँ कि जो बेंडिंग मोमेंट है अबाउट इस लाइन एक्स एक्स के अबाउट निकालूँ तो ये 3m0/l है, और ये कैसे कर रहा होगा, बीम को हॉगिंग कर रहा होगा तो माइनस रहने वाला है। तो इस मोमेंट अबाउट एक्स एक्स क्या रहने वाला है, -3m0/l इंटू एक्स, यही रहने वाला है, ठीक है। अब अप टू सी पॉइंट तक आते आते एक्स की वैल्यू कितनी रख दोगे, l/3 रख दोगे। तो इस x की जगह आप क्या रख दोगे, l/3। तो कितना आ गया, -m0। मतलब ये जो बीम है ये नीचे की साइड आएगा, और यहाँ पर इसका जो मोमेंट रहेगा क्या रहेगा, -m0। मतलब नेगेटिव में मैंने इसको यहाँ पर देखो दिखा दिया। उसके बाद क्या रहेगा कि यहाँ पर एक m0 लग रहा है ऑब्वियसली, है ना, एक m0 भी लग रहा है इस सी पॉइंट पे आके, तो ऑब्वियसली, और वो क्लॉकवाइज लग रहा है, इसको भी इनको सैगिंग कर रहा है, तो प्लस m0 लगने वाला है। तो ये -m0 इधर प्लस m0 इधर, तो ऑब्वियसली नेट मोमेंट जो इस सी पॉइंट पे रहेगा वो क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, क्लियर। और कैसे आया, ऐसे ये जो फोर्स के कारण से इस टाइप से आया था, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इस m0 की वजह से यहाँ पर ये 0 हो गया। अब यही जो मैं अगर, क्योंकि फोर्स तो और कोई नहीं लग रहा, अगर मैं यही इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, इसको, और x की वैल्यू रखता हूँ अब कितनी, 12/3, अगर मैं इस पॉइंट तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है, 12/3 रखता हूँ, तो कितना रहने वाला है, x की जगह यहाँ 12/3 रख दिया था, तो -2m0 प्लस m0 यानी कि -m0 रहेगा, यानी कि d पॉइंट पे कितना है, नेगेटिव रहने वाला है। तो ऑटोमेटिकली -m0, समझ गए होंगे आप बात को, क्योंकि ये l/3 है, ये l/3, तो d पॉइंट पे आते आते कितना रखना है, 12/3 है ना, और ये वैल्यू आ गई। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ समझने वाली कि अब ये जो सी पॉइंट पे अगर हम निकालते हैं और ये डी पॉइंट पे निकाला, जैसे मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए पॉइंट से जब हमने निकाला था, ए पॉइंट के यहाँ पर एक्स एक्स माना था, ये डिस्टेंस एक्स लिया था, तो मोमेंट अबाउट एक्स क्या लिया था मैंने, इसको मैं हटा देता हूँ,
इंटू एक्स, बस जस्ट मैं इस पे निकालना चाह रहा हूँ, बस अप टू लेफ्ट ऑफ सी है ना। तो ये x की मैंने L/3 रख दिया तो माइनस एम नॉट आ गया था, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई थी, ठीक है। बट उसके बाद जब हम सी डी पोर्शन के लिए देखेंगे, सी डी पोर्शन के लिए, तो ऑब्वियसली अब ये एम नॉट लगने वाला है, तो नेट जो मोमेंट सी पे लगेगा वो क्या लगने वाला है, क्योंकि माइनस एम नॉट तो हमने यहाँ से निकाला, यहाँ पर एक एम नॉट ऊपर से लग रहा, तो नेट क्या हो गया, 0। इसलिए ये जो एकदम से यहाँ पर ये 0 पे पहुँच गया। अब सी डी पोर्शन के लिए, अब सी डी के लिए क्या करेंगे, उसी तरीके से कि हम यहाँ पर x मान लेंगे, ठीक है। तो क्या रहने वाला है, -3m0/L इंटू एक्स, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, -3m0/L, और x की जगह क्या रखने वाले हैं, 2L/3, क्या रखने वाले हैं, 2L/3, और प्लस ये क्या लग रहा है, m0, तो ये कट गया इससे, x की जगह 2L/3 लिख दिया, -2m0 प्लस m0, यानी कि -m0, यानी कि लेफ्ट ऑफ d कितना रहने वाला है, -m0। अब राइट, अब इधर से ये तो हमने इस इधर का निकाला है इसका, अब मैं इधर से d पे निकालता हूँ, ये x मान लेता हूँ, तो RB इंटू एक्स, तो यानी कि कितना रहने वाला, RB की वैल्यू 3m0/L इंटू L/3, यानी कि प्लस का m0, यानी कि d के जो राइट साइड में है वो कितना है, वो है प्लस का m0। तो ऑब्वियसली इस बात को आप चाहे समझ के भी कोशिश कर सकते हो कि ये प्लस का m0 इधर है और नीचे m0 इधर है, टोटल कितना है, 2m0। ये प्लस का दिखा सकते हो, ये माइनस है, ये माइनस है, ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है। कुछ नहीं करना, इसमें स्टार्टिंग में x माना तो अप टू दिस पॉइंट निकाल दिया, ये पॉइंट आ गया, फिर ये m0 को कर दिया तो ऑब्वियसली वो -m0 आया था, ये प्लस का m0 है तो यहाँ पर 0 बन गया। फिर मैंने ये जो लाइन है यहाँ पर ली, तो वहाँ पर लेने से ये वैल्यू कितनी आई, जो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू करके दिखाई है ना, 2L, ये x लिया था, लेकिन x के जब d तक पहुँचूंगा x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2L/3 बन जाएगी, ठीक है। और ये वाला m0 तो लेना ही पड़ेगा प्लस, तो यहाँ से -m0 आया इधर का, लेकिन जब मैंने इधर से लिया, मतलब मैं इधर की साइड चला थोड़ा सा, तो ये प्लस m0 आया, तो -m0 नीचे प्लस m0 ऊपर, इस टाइप का डायग्राम इसमें बना। थोड़ा सा जब मोमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ऐसे ही अजीबोगरीब डायग्राम बनते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लगभग मेंस लेवल के हैं आज के, लेकिन कंसेप्ट ज़रूर कुछ ना कुछ लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। ये 20 किलोन्यूटन का फोर्स है, तो मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये 20 cos 45 डिग्री, और ये वाला क्या रहेगा, 20 sin 45 डिग्री, तो यानी कि 14.14 ये भी, 14.14 ये भी। अब समझने वाला सीन क्या है कि ये 5 है, ये 5 है, तो ये एंगल जो रहेगा ऑटोमेटिकली ये भी 45 डिग्री रहने वाला है अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं। और क्योंकि ये भी 45 डिग्री है, तो यानी कि ये समझ में आता है कि ये लाइन यहीं से जा रही है, ये 45 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्लियर है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आ रही है, जो कैलकुलेशन बिल्कुल जीरो करने वाली है हमारी। तो अगर आप देखेंगे, ये तो फोर्सेस मैंने आपको जो करके बता ही दिया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर रिएक्शन ए पे ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे लग रही होगी, वर्टिकल फोर्स ऐसे लग रही होगी, और यहाँ पर एक मोमेंट लग रहा होगा, है ना। अब हॉरिजॉन्टल नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो हैंगी वो जीरो रहेंगी। एच ए बराबर 14.14 किलो न्यूटन। क्यों, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है। वी ए ऊपर लग रहा है, ये वाला नीचे लग रहा है, तो वी ए भी क्या रहने वाला है, 14.14 किलो न्यूटन लगने वाला है। चलो ये तो फिर भी आप कर लेते कोई, लेकिन मोमेंट में विदाउट मतलब कैलकुलेशन कहाँ जीरो होगी। ये जो फोर्स निकल रहा है, ये जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स निकल रहा है, वो ए पॉइंट से ही निकल रहा है। जब फोर्स ही उसी पॉइंट पे निकलता है तो मोमेंट उसके अबाउट क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। ख़त्म सब काम, मोमेंट विल बी ज़ीरो।
ये इम्पोर्टेंट था, क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। ठीक है, वो एंगल से ही पता लग जाना था हमें, है ना। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए। बेंडिंग मोमेंट एफ पे निकालना है। ये इस टाइप का डायग्राम है, इसको दो हिस्सों में तोड़ लेना एफ को। तो P इंटू L/2 यहाँ मोमेंट लगा देना और इस फोर्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना C पे, तब एफ पे निकालना। आंसर इन चारों ऑप्शन में क्या रहेगा कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।